अगर तुम इस वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम अगले 30 मिनट तक, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम इस वीडियो का 100% बेनिफिट मिलेगा। 1896 पेरिस। एक बहुत ही शांत, सर्द और मतलब एकदम अंधेरा कमरा। एक वैज्ञानिक हैं हेनरी विकरेल। वो अपनी दराज से एक फोटोग्राफिक प्लेट निकालते हैं। उन्होंने इस प्लेट को ना यूरेनियम के कुछ पत्थरों के साथ अंधेरे में रख छोड़ा था। और वहां सूरज की रोशनी का तो कोई सवाल ही नहीं था। बिल्कुल नहीं, एकदम घुप अंधेरा। लेकिन जब उन्होंने उस प्लेट को देखा तो उस पर एक धुंधला सा धब्बा था। बस एक मामूली सा निशान। और हमारे आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा सफर इसी एक छोटे से धब्बे से शुरू होता है। और पता है, इस एक मामूली सुराग ने अगले 70 सालों के भीतर इंसानियत को एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां जहां एक तरफ पूरी दुनिया को पल भर में राख कर देने वाले हथियार थे और दूसरी तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का सटीक इलाज करने वाली तकनीक। मैं हूं आपकी होस्ट और मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। हाँ, और ये विज्ञान के इतिहास का शायद सबसे हैरान करने वाला और कुछ हदों तक डरावना सफर भी है। हम अक्सर ऐतिहासिक बदलावों को पता है युद्ध के मैदानों या बड़े राजनीतिक समझौतों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली क्रांति इस तरह के शांत अंधेरे कमरों में हो रही थी। सही कहा। और इसीलिए आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम भौतिक विज्ञानी फ्रैंक क्लोज के एक शानदार व्याख्यान और उनकी किताब डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाल ही में ओपेनहाइमर जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों ने परमाणु युग के बारे में बहुत सी चर्चाएं छेड़ी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आज का हमारा लक्ष्य उन फिल्मी मिथकों से पर्दा उठाना है। हम उन गुमनाम नायकों, उन अजीब इत्तेफाकों और उस असली विज्ञान की गहराई में जाएंगे जिसने आज की दुनिया को आकार दिया है। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक साधारण सी वैज्ञानिक जिज्ञासा अनजाने में ही सही इंसानियत का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकती है। और अगर हम सिर्फ सिनेमाई कहानियों पर भरोसा करें तो ऐसा लगता है कि जैसे परमाणु युग की शुरुआत सीधे अमेरिका के किसी रेगिस्तान या किसी खुफिया लैब में हुई थी, है ना? लेकिन असल नींव तो उसी पेरिस के कमरे में रखी गई थी। उस धुंधले धब्बे का सीधा सा मतलब था कि यूरेनियम के अंदर से अपने आप कोई रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी, बिना किसी बाहरी प्रभाव के। बिल्कुल बाहरी दुनिया के किसी प्रभाव के बिना। और इसी को रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता का पहला संकेत माना जाता है। अच्छा, लेकिन कहानी में असली गति तब आती है जब मैरी और पियरे क्यूरी इस रहस्य को सुलझाने उतरते हैं। उन्होंने जब इस ऊर्जा को मापना शुरू किया तो एक बहुत अजीब बात नोटिस की। यूरेनियम के जिन पत्थरों, मतलब जिन्हें पिच ब्लेंड कहते हैं, जिन पर वे काम कर रहे थे, उनसे निकलने वाली ऊर्जा केवल यूरेनियम के गणित से कहीं ज्यादा थी। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? यही कि उस पत्थर में यूरेनियम के अलावा भी कुछ ऐसा छिपा है जो और भी ज्यादा शक्तिशाली है। एकदम सही। और उसी अज्ञात चीज की तलाश में क्यूरी दंपत्ति ने सालों तक अपनी प्रयोगशाला में कड़ी मेहनत की। टनों भारी पत्थरों को उबालकर, छानकर उन्होंने दो बिल्कुल नए तत्व खोज निकाले, पोलोनियम और रेडियम। और रेडियम की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फ्रैंक क्लोज अपनी किताब में 1903 के अगस्त की एक खास रात का जिक्र करते हैं। पियरे और मैरी क्यूरी अपने साथी वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ पेरिस में एक छत पर बैठे थे। रात का अंधेरा था, आसमान में मिल्की वे यानी आकाशगंगा की चमक थी। तब पियरे ने अपनी जेब से रेडियम से भरी एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली। अरे वाह! मैंने पढ़ा है कि रदरफोर्ड ने बाद में लिखा था कि वो छोटी सी शीशी उस रात मिल्की वे के तारों से भी ज्यादा चमकीली लग रही थी। हाँ, वो अपने आप में एक जादुई दृश्य रहा होगा, लेकिन जादुई होने के साथ साथ एक बहुत गहरी चेतावनी भी थी। वो कैसे? क्योंकि उस चमत्कारिक रोशनी के उजाले में रदरफोर्ड ने एक और चीज देखी। पियरे क्यूरी की उंगलियां बुरी तरह जली हुई और छिली हुई थी। रेडियम को लगातार नंगे हाथों से छूने का ये नतीजा था। बाप रे! ये पहला स्पष्ट संकेत था कि परमाणु के अंदर छुपी ये चमत्कारी ऊर्जा इंसान के शरीर की कोशिकाओं को बेरहमी से तबाह भी कर सकती है। ऊर्जा की इस अथाह मात्रा को लेकर एक बहुत ही मशहूर दावा अक्सर सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि अगर रेडियम का एक सेब के आकार जितना बड़ा टुकड़ा लिया जाए तो उसकी ऊर्जा से एक विशाल समुद्री जहाज को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक चलाया जा सकता है। हाँ, ये बहुत सुना जाता है।
अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या ये सच है? क्योंकि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये मुझे उस स्मार्टफोन की बैटरी की तरह लगता है जो 100 साल तक चलती तो है, लेकिन आपको एक बार में सिर्फ 1% पावर ही देती है। मतलब आप उससे कभी कोई वीडियो प्ले नहीं कर सकते। ये एनालॉजी स्थिति को बहुत सटीकता से बयां करती है। वो दावा तकनीकी और गणितीय रूप से बिल्कुल सच है। उस एक सेब के आकार के रेडियम में इतनी ऊर्जा मौजूद है कि जहाज अटलांटिक महासागर पार कर लें। लेकिन कोई तो पेच होगा। पेच ये है कि वो ऊर्जा बाहर कैसे आती है। यूरेनियम या रेडियम अरबों सालों से धरती पर मौजूद हैं और वे अपनी ऊर्जा बहुत ही धीमी गति से धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। अगर उस रेडियम के सेब से जहाज को न्यूयॉर्क ले जाने की कोशिश की जाए तो उस सफर में शायद 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। अच्छा, मतलब ऊर्जा का खजाना तो सामने है, लेकिन ताला खोलने की चाबी बहुत धीमी है। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस ऊर्जा को इतनी तेजी से कैसे बाहर निकाला जाए कि ये किसी काम आ सके। बिल्कुल, और इसी तेज रफ्तार की चाहत ने वैज्ञानिकों को परमाणु यानी एटम के अंदर झांकने और उसे बलपूर्वक तोड़ने पर मजबूर कर दिया। और ये सब 20वीं सदी की शुरुआत में हो रहा था, है ना? हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत तक रदरफोर्ड ने यह साबित कर दिया था कि परमाणु कोई ठोस गेंद नहीं है। इसके बीचों बीच एक बहुत ही छोटा, भारी और धनात्मक मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। विज्ञान के नजरिए से 1932 एक ऐसा साल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसी साल कैम्ब्रिज में कॉकरॉफ्ट और वॉल्टन ने पहली बार एक परमाणु को तोड़ने में कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने लिथियम के न्यूक्लियस पर प्रोटॉन की बौछार की और उसे 2 हिस्सों में चीर दिया। और ये कोई साधारण प्रयोग नहीं था। इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें, वैक्यूम ट्यूब्स और भारी उपकरणों की जरूरत पड़ी थी। हाँ, इसी घटना को भौतिकी में बिग साइंस की शुरुआत माना जाता है, जहां विज्ञान केवल एक मेज पर रखे छोटे उपकरणों से निकलकर विशालकाय मशीनों और भारी फंडिंग तक पहुंच गया। यहाँ यह समझना जरूरी है कि उन्होंने परमाणुओं को तोड़ा कैसे। वे बेसिकली एक पार्टिकल एक्सीलरेटर का इस्तेमाल कर रहे थे, एक ऐसा उपकरण जो कणों को भयंकर गति से न्यूक्लियस की तरफ फेंकता है। जब प्रोटॉन लिथियम के न्यूक्लियस से टकराया तो न्यूक्लियस टूट गया और उसमें से ऊर्जा निकली। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार और विडंबनापूर्ण बात होती है। कॉकरॉफ्ट और वॉल्टन ने परमाणु को तोड़कर ऊर्जा तो निकाल ली, लेकिन रदरफोर्ड ने एक भरे हुए मंच से भाषण देते हुए कह दिया कि इस तरीके से कोई उपयोगी ऊर्जा निकालना बिल्कुल मूनशाइन यानी कोरी बकवास है। हाँ, वो मूनशाइन वाला बयान बहुत मशहूर है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई इंसान 100 मीटर दूर खड़े होकर किसी उड़ती हुई मक्खी पर डांट मार रहा हो। हाँ, अगर डांट मक्खी को लगेगा तो ऊर्जा निकलेगी, लेकिन 10 लाख बार डांट फेंकने पर शायद एक ही निशाना सही लगेगा। बाकी 9,99,000 बार उस इंसान की अपनी ऊर्जा और पसीना ही बर्बाद होगा। ये डांट वाला उदाहरण रदरफोर्ड की चिंता को एकदम सही पकड़ता है। रदरफोर्ड का तर्क सीधा सा था कि एक न्यूक्लियस को तोड़ने में आप जितनी ऊर्जा लगा रहे हैं, उससे निकलने वाली ऊर्जा के मुकाबले आपकी मशीन कहीं ज्यादा बिजली खर्च कर रही है। ये कोई फायदे का सौदा नहीं था। समझ गई। लेकिन मीडिया का काम करने का तरीका अलग होता है ना? द टाइम्स अखबार ने रदरफोर्ड के इस बयान को कुछ इस तरह से छाप दिया कि परमाणु से ऊर्जा निकालना पूरी तरह असंभव है। और जैसा कि इतिहास गवाह है, जब आप दुनिया के बेहतरीन दिमागों से कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, तो वे इसे गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। बिल्कुल। इसी एक हेडलाइन ने बाकी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया कि अगर हथौड़े की तरह परमाणु को तोड़ना काम नहीं कर रहा तो कोई और रास्ता निकालना होगा। और वो नया रास्ता बहुत ही रचनात्मक था। वो रास्ता परमाणु को तोड़ने का नहीं, बल्कि तत्वों के मूल स्वभाव को ही बदल देने का था। और यहाँ कहानी में एक ऐसे वैज्ञानिक का नाम आता है जिनकी योगदान पर अक्सर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। आयरीन जूलियट क्यूरी। ये मेरी और पियरे क्यूरी की बेटी थी ना? जी हाँ। 1934 में आयरीन ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने भौतिकी के नियम ही बदल दिए। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। मैरी क्यूरी ने प्रकृति में मौजूद रेडियोएक्टिव तत्वों की खोज की थी, लेकिन आयरीन ने ये खोजा कि सामान्य तत्वों को रेडियोएक्टिव कैसे बनाया जाए। बिल्कुल सही कहा।
उन्होंने सामान्य एल्यूमिनियम पर अल्फा कणों की बौछार की और उसे एक रेडियोएक्टिव तत्व में बदल दिया। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब एक सामान्य धातु अचानक से रेडियोएक्टिव कैसे हो सकती है? इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो वाकई बहुत खूबसूरत है। अल्फा कण असल में हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं जिनमें 2 प्रोटॉन होते हैं और एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, 13 और 2। जब आयरीन ने अल्फा कणों को एल्यूमिनियम पर मारा तो वे आपस में जुड़ गए। 13 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन मिलकर 15 प्रोटॉन बन गए। और 15 प्रोटॉन वाला तत्व एल्यूमिनियम नहीं होता, वो फास्फोरस होता है। अरे वाह! आयरीन ने एक तरह से आधुनिक कीमियागरी मतलब एल्केमी कर दी थी। उन्होंने एल्यूमिनियम को फास्फोरस में बदल दिया। लेकिन ये प्रकृति में पाया जाने वाला स्थिर फास्फोरस नहीं था। तो फिर क्या था? ये एक अस्थिर रेडियोएक्टिव रूप था। उन्होंने प्रकृति के टाइमर को खुद अपने हाथों से सेट करना सीख लिया था। ये तो सच में किसी जादुई शक्ति के मिलने जैसा था और इस खोज का सीधा असर आज के हमारे जीवन पर है। ये इतिहास की एक बहुत बड़ी विडंबना है। जिस विज्ञान को हम हमेशा दुनिया को तबाह करने वाले हथियारों और महाविनाश से जोड़कर देखते हैं, उसी विज्ञान ने आधुनिक चिकित्सा और जीवन रक्षक तकनीकों की नींव रखी। एकदम सही बात है। फ्रैंक क्लोज, जिनकी किताब इस गहरे विश्लेषण का आधार है, वो खुद बताते हैं कि जब उन्हें कैंसर हुआ था तो इसी तकनीक पर आधारित पेट स्कैन और रेडियोथेरेपी ने उनकी जान बचाई। दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति यहाँ कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर रही थी। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। विज्ञान का असली मूल्य हमेशा उसके व्यावहारिक उपयोग में होता है। आयरीन क्यूरी ने सिर्फ एक थ्योरी नहीं दी, उन्होंने उस ज्ञान को एक ऐसा रूप दिया जिसका इस्तेमाल सीधे तौर पर मानव जाति की भलाई के लिए हो सकता था। मतलब उन्होंने उसे असल जिंदगी में लागू किया। हाँ, यही कारण है कि फ्रैंक क्लोज अपने व्याख्यान में तर्क देते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में आयरीन का योगदान अपनी मां मैरी क्यूरी से भी कहीं ज्यादा बड़ा और व्यावहारिक था। इसीलिए वो उन्हें द ग्रेटर क्यूरी यानी महांतर क्यूरी की उपाधि देते हैं। यह बहुत दिलचस्प है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में तो ये शानदार काम हो रहा था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने हल्के तत्वों के बजाय भारी तत्वों जैसे यूरेनियम के साथ प्रयोग करना शुरू किया तो कहानी ने एक बहुत ही रहस्यमयी और भयानक मोड़ ले लिया। बिल्कुल। एक तरफ तो यह लोकप्रिय मिथक है कि लियो स्वल्जियार्ड नाम के वैज्ञानिक ने 1933 में लंदन की एक सड़क पर ट्रैफिक लाइट को हरा होते देख अचानक से चेन रिएक्शन का विचार सोच लिया था। हाँ, ये एक बहुत ही आकर्षक कहानी है जिसे अक्सर दोहराया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये शायद सच नहीं है। सच नहीं है? हाँ। क्यों? क्योंकि उस समय लंदन की जिस सड़क का जिक्र किया जाता है वहां उस तरह की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक लाइटें थी ही नहीं। अरे यार, ये तो बहुत फनी है, लेकिन उससे भी बड़ा और सच्चा किस्सा इटली के वैज्ञानिक एनरिको फर्मी का है, जो 1934 में यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार कर रहे थे। उन्हें अपने प्रयोग में कुछ बहुत ही अजीब नतीजे मिले। अजीब? कैसे? उन्होंने सोचा कि उन्होंने यूरेनियम में न्यूट्रॉन जोड़कर उसे और भारी बना दिया है, यानी कोई ट्रांसयूरेनिक नया तत्व खोज लिया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस खोज के लिए उन्हें 1938 में नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। रुकिए, तो क्या उन्हें विज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार अपने ही प्रयोग को पूरी तरह से गलत समझने के लिए मिला था? हाँ, ये तो इतिहास का सबसे सफल एक्सीडेंट लगता है। वाकई? ये विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक चूकों में से एक थी। फर्मी का दिमाग ये सोच ही नहीं पाया कि भारी तत्व बनाने के बजाय उनके न्यूट्रॉन ने यूरेनियम के न्यूक्लियस को बीच से चीर दिया है। उन्होंने फिजन यानी परमाणु के विखंडन की खोज कर ली थी, लेकिन वो इसे पहचान नहीं पाए। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी इंसान को जमीन पर एक टूटा हुआ फूलदान मिले और वो ये सोचने के बजाय कि फूलदान टूट गया है, ये सोचे कि वाह, मैंने तो मिट्टी का एक बिल्कुल नया और अजीबोगरीब प्रकार खोज लिया है। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। फर्मी को लगा नया तत्व बन गया है, जबकि असल में पुराना तत्व टूट चुका था। सोचिए, अगर 1934 में मुसोलिनी के इटली में काम कर रहे फर्मी को ये पता चल जाता कि उन्होंने इतनी बड़ी विस्फोटक शक्ति खोज ली है, तो शायद दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास और पूरी दुनिया का नक्शा कुछ और ही होता। सच में सोचकर ही डर लगता है। तो फिर इस टूटे हुए फूलदान का असली रहस्य किसने सुलझाया? इतिहास की किताबों में तो ऑटो हैन को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिलने की बात दर्ज है। हाँ, ऑटो हैन का नाम तो सब जानते हैं। लेकिन फ्रैंक क्लोज बताते हैं कि इसके पीछे का असली दिमाग किसी और का था, जिसे इतिहास ने हाशिए पर ढकेल दिया। यहाँ हम विज्ञान के एक बहुत ही काले अध्याय में प्रवेश करते हैं,
इस पहेली को एक ऐसी महिला वैज्ञानिक ने सुलझाया जिसे आज तक उसका सही श्रेय नहीं मिला, लीसे माइटनर। लिस वाइटनर। लिसे माइटनर ऑटो हैन के साथ जर्मनी में 30 सालों से काम कर रही थी। दोनों एक बेहतरीन टीम थे, लेकिन माइटनर एक यहूदी थी। जब जर्मनी में नाजियों का खतरा बढ़ने लगा तो उनके लिए वहां रहना असंभव हो गया। उन्हें अपनी जान बचाकर रातों रात बिना किसी तैयारी के स्वीडन भागना पड़ा। बहुत बुरा हुआ उनके साथ। ऑटो हैन जर्मनी में ही अपने प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने माइटनर को खत लिखकर बताया कि उन्हें यूरेनियम के प्रयोग में बेरियम नाम का एक बहुत हल्का तत्व मिल रहा है। तत्कालीन भौतिकी के नियमों के हिसाब से यह पूरी तरह असंभव था। हाँ, यूरेनियम से बेरियम कैसे निकल सकता है? और यहीं पर कहानी एक बेहद नाटकीय मोड़ लेती है। 1938 की सर्दियां थी। स्वीडन के बर्फ से ढके जंगलों में लिसे माइटनर और उनके भतीजे ऑटो फ्रिश टहलते हुए इस असंभव नतीजे पर चर्चा कर रहे थे। अच्छा, तो वो दोनों स्वीडन में थे। एक पेड़ के ठूंठ पर बैठकर उन्होंने नील्स बोर के लिक्विड ड्रॉप मॉडल का सहारा लिया। उन्होंने कल्पना की कि यूरेनियम का न्यूक्लियस पानी की एक बूंद की तरह है। अब यहाँ मैं थोड़ा उलझन में हूँ। एक ठोस न्यूक्लियस पानी की बूंद की तरह कैसे बर्ताव कर सकता है और ये टूटता कैसे है? इसे समझने के लिए हमें न्यूक्लियस के अंदर की लड़ाई को देखना होगा। न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ, और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं ना? बिल्कुल। बुनियादी विज्ञान कहता है कि समान चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर एक भयानक इलेक्ट्रिकल रिपल्शन होता है जो उसे भीतर से फाड़ देना चाहता है। ठीक है। लेकिन एक बहुत ही शक्तिशाली बल जिसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं उसे बांध कर भी रखता है, ठीक पानी के बूंद के सरफेस टेंशन की तरह। अच्छा, मतलब वो उसे टूटने से बचाता है। हाँ, माइटनर और फ्रिश ने बर्फ के बीच बैठकर ये गणित लगाया कि जब एक बाहरी न्यूट्रॉन इस पानी के बूंद जैसे न्यूक्लियस से टकराता है तो वह उसे अस्थिर कर देता है। न्यूक्लियस हिलने लगता है, उसका आकार एक डंबल जैसा हो जाता है। डंबल की तरह खिंच जाता है। हाँ, और जैसे ही वो खिंचता है वो बांधने वाला बल कमजोर पड़ जाता है और इलेक्ट्रिकल रिपल्शन हावी हो जाता है। नतीजा, न्यूक्लियस बीच से 2 हिस्सों में टूट जाता है। उफ। और जब वो टूटता है तो जो ऊर्जा निकलती है वो अकल्पनीय होती है। माइटनर और फिश ने जंगल में महज कुछ कागज के टुकड़ों पर यह साबित कर दिया था कि परमाणु विखंडन कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। एकदम सही। ये विज्ञान के इतिहास का कितना बड़ा अन्याय था कि ऑटो हैन को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिल गया, लेकिन लीसे माइटनर, जिन्होंने असल में इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का भौतिक विज्ञान समझाया था, उन्हें कभी वो सम्मान नहीं मिला। ये इतिहास का एक बहुत ही कड़वा सच है जो ये भी दिखाता है कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है बल्कि उस समय की राजनीति और पूर्वाग्रहों से भी गहराई से जुड़ा था। बिल्कुल। लेकिन विज्ञान रुकता नहीं है। एक बार जब ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि यूरेनियम टूट सकता है और अथाह ऊर्जा दे सकता है तो स्वाभाविक रूप से अगला सवाल ये उठा कि क्या इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके सच में कोई बम बन सकता है? हाँ, और अगर किसी ने क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर देखी है तो ऐसा लग सकता है कि जैसे ही ओपेनहाइमर को इस फिशन के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत ब्लैकबोर्ड पर एक बम का खाका खींच दिया और प्रोजेक्ट शुरू हो गया। फिल्म में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन फ्रैंक क्लोज बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट थी। शुरू में ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि बम बनाना लगभग असंभव है। बिल्कुल, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ी तकनीकी अड़चन थी जिसे महान वैज्ञानिक नील्स बोर ने सुलझाया था। बोर ने समझाया कि प्रकृति में पाया जाने वाला आम यूरेनियम चेन रिएक्शन नहीं कर सकता, यानी वो विस्फोट नहीं कर सकता। अच्छा। अगर वो कर सकता तो धरती की खदानों में पड़े पड़े ही उसमें धमाके हो रहे होते। विस्फोट केवल यूरेनियम के एक बेहद दुर्लभ समस्थानिक मतलब आइसोटोप में ही हो सकता है, जिसे U-235 कहते हैं। और समस्या ये थी कि प्राकृतिक यूरेनियम में हर 1000 में से सिर्फ 7 परमाणु ही U-235 के होते हैं और बाकी के? बाकी 993 परमाणु U-238 के होते हैं। मुझे ये थोड़ा और गहराई से समझना है। अगर उसमें U-235 है तो वो फट क्यों नहीं जाता? U-238 ऐसा क्या करता है जो चेन रिएक्शन को रोक देता है? क्या वो किसी स्पंज की तरह काम करता है? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। U-238 एक स्पंज की तरह ही काम करता है। जब U-235 टूटता है और नए न्यूट्रॉन छोड़ता है ताकि वो आसपास के परमाणुओं को तोड़ सकें,
तो आसपास मौजूद U-238 के परमाणु उन न्यूट्रॉनों को पी जाते हैं। मतलब सोख लेते हैं। हाँ, उन्हें सोख लेते हैं लेकिन खुद नहीं टूटते। चेन रिएक्शन वहीं रुक जाती है। तब ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आप कोई अलाव जलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पास 7 सूखी लकड़ियां हैं और 993 पूरी तरह से भीगी हुई लकड़ियां हैं। अब जैसे ही आग लगाएंगे वो भीगी हुई लकड़ियां सारी गर्मी सोख लेंगी और आग तुरंत बुझ जाएगी। एकदम सटीक उदाहरण। और उन 7 सूखी लकड़ियों को 993 भीगी लकड़ियों से अलग करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि दोनों का रासायनिक स्वभाव बिल्कुल एक जैसा होता है। तो उन्हें अलग कैसे किया जाए? उन्हें केवल उनके वजन के बेहद मामूली अंतर से ही अलग किया जा सकता था। तो अगर प्राकृतिक यूरेनियम से बम बनाना नामुमकिन था और U-235 को अलग करना इतना मुश्किल था, तो फिर वैज्ञानिकों ने हार क्यों नहीं मान ली? ये पूरा विचार ही अव्यवहारिक लगता है। फिर ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बनाने का कार्यक्रम था, उसकी असल में शुरुआत कैसे और क्यों हुई? यहीं पर कहानी एक डरावना मोड़ लेती है। इसकी शुरुआत अमेरिका की किसी बड़ी लैब में नहीं, बल्कि ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुई थी। वहां 2 रेफ्यूजी वैज्ञानिक काम कर रहे थे, रुडोल्फ पीरल्स और ऑटो फ्रिश। अरे वही फ्रिश जो स्वीडन के जंगल में अपनी बुआ लिसे माइटनर के साथ थे? जी हाँ, वही फ्रिश। उन्होंने 1940 में एक गणितीय गणना की। उन्होंने सोचा कि मान लीजिए हम किसी तरह शुद्ध U-235 को अलग कर लेते हैं, तो एक भयानक चेन रिएक्शन और विस्फोट करने के लिए कम से कम कितने शुद्ध यूरेनियम की जरूरत होगी। और क्या नतीजा निकला? दुनिया भर के वैज्ञानिकों को लगता था कि शायद कई टन यूरेनियम लगेगा, जिसे किसी हवाई जहाज में रखकर गिराना असंभव होगा। लेकिन जब पीरल्स और फ्रिश ने अपनी गणना पूरी की तो उनके होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि एक पूरे शहर को तबाह करने के लिए टन यूरेनियम नहीं, बल्कि सिर्फ एक अंगूर यानी एक ग्रेप फ्रूट के आकार का U-235 काफी होगा, जिसका वजन लगभग 1 किलो के आसपास होगा। और यहीं से असली खौफ ने जन्म लिया। जब पीरल्स और फ्रिश ने उस कागज पर देखा कि इतने छोटे से टुकड़े से इतना बड़ा धमाका हो सकता है, तो उनके दिमाग में पहली बात ये आई कि वे अकेले नहीं हैं जो ये गणना कर सकते हैं। क्या हिटलर के वैज्ञानिकों को भी ये पता चल गया है? बिल्कुल। क्या नाजी जर्मनी पहले से ही अपने कारखानों में U-235 अलग कर रहा है और ये बम बना रहा है? इसी एक डर ने, इसी खौफ ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को जन्म दिया। तो मतलब ये प्रोजेक्ट किसी वैज्ञानिक जिज्ञासा का परिणाम नहीं था? नहीं, ये अपना अस्तित्व बचाने की एक अंधी दौड़ थी। डर ने विज्ञान को हथियार बनाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है। जब युद्ध खत्म हो गया, जर्मनी हार गया, नाजी शासन का अंत हो गया, तब इस विज्ञान का क्या हुआ? जिस डर से ये हथियार बना था, वो डर तो खत्म हो गया था। क्या तब ये हथियारों की दौड़ रुक गई? दुर्भाग्य से ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक बार जब ये जिन बोतल से बाहर आ गया तो इसे वापस अंदर डालना असंभव था। अमेरिका के बाद सोवियत संघ ने भी बहुत तेजी से अपना बम बना लिया। वहां आंद्रे सकारोव जैसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने काम किया। और ये दौड़ केवल बम बनाने तक नहीं रुकी, बमों को बड़ा करने की होड़ लग गई। 1961 में सोवियत संघ ने जार बॉम्बा का परीक्षण किया। ये 50 मेगाटन का बम था, हिरोशिमा पर गिराए गए बम से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली। ये तो पूरी तरह से पागलपन था। इसी को तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी मैड कहा जाता था। दोनों देश एक दूसरे को कई बार खत्म करने की ताकत जमा कर रहे थे। एक ऐसा विज्ञान जो प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए शुरू हुआ था, वो पूरी इंसानियत को खत्म करने की मशीन बन गया था। क्या ऐसे माहौल में किसी भी वैज्ञानिक ने आवाज नहीं उठाई? क्या किसी ने ये नहीं कहा कि बस अब और नहीं? यहीं पर इस कहानी का शायद सबसे बड़ा लेकिन सबसे गुमनाम नायक सामने आता है, जो रूटब्लैट। जो रूटब्लैट? हाँ, रूटब्लैट मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करने वाले बहुत से वैज्ञानिकों में से एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिया था। बाप रे, ये फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा, और वो भी तब जब उनकी अपनी व्यक्तिगत कहानी इतनी दर्दनाक थी। मुझे लगता है रूटब्लैट के पास तो बदला लेने का सबसे बड़ा कारण था। ये एक बहुत ही भावुक पहलू है। रूटब्लैट पोलैंड से थे और यहूदी थे। युद्ध की शुरुआत में उन्हें काम के सिलसिले में ब्रिटेन आना पड़ा, लेकिन उनकी पत्नी बीमार होने के कारण उनके साथ नहीं आ सकी। ओह नो। कुछ ही समय बाद नाजियों ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया और रूटब्लैट की पत्नी होलोकॉस्ट का शिकार हो गई। रूटब्लैट के पास नाजियों से नफरत करने और उनके खिलाफ दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाने का हर संभव कारण मौजूद था।
लेकिन फिर भी जब 1944 के अंत तक खुफिया रिपोर्टों से ये साफ हो गया कि नाजी जर्मनी बम नहीं बना पा रहा है और वो हारने की कगार पर है, तो रोडब्लैट ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी और ने नहीं उठाया। और उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट तर्क दिया। उन्होंने कहा कि जिस डर से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो कारण अब खत्म हो गया है। अब इस हथियार को बनाने का कोई नैतिक आधार नहीं बचा है। और उन्होंने अपनी नौकरी, अपना करियर दांव पर लगाकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, ये हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने से बहुत पहले की बात है। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन शांति स्थापित करने और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल चिकित्सा भौतिकी में करने को समर्पित कर दिया। क्या बात है। परमाणु हथियारों के खिलाफ उनके इस निरंतर संघर्ष और नैतिक साहस के लिए 1995 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। पेरिस के एक ठंडे अंधेरे कमरे में फोटोग्राफिक प्लेट पर मिले उस छोटे से सुराख से हमारी कहानी शुरू हुई थी। फिर स्वीडन के बर्फ से ढके जंगलों में लिसे माइटनर की गणनाएं, बर्मिंघम में पीरल्स का अंगूर के आकार के बम का खौफ, दुनिया को तबाह कर सकने वाले जार बॉम्बा का पागलपन और अंततः फ्रैंक क्लोज जैसे लाखों लोगों की जान बचाने वाले पेट स्कैन तक। ये विज्ञान के दोहरे चेहरे की एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यापक कहानी है। और सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास केवल कुछ मशहूर नामों जैसे ओपेनहाइमर या आइंस्टाइन तक सीमित नहीं है। हाँ, बिल्कुल। असली इतिहास लिसे माइटनर के साथ हुए अन्याय, आरीम क्यूरी के व्यवहारिक ज्ञान और जो रोटोब्लैट जैसे गुमनाम नायकों की नैतिकता की ठोस नींव पर खड़ा है। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि विज्ञान तो पूरी तरह से निष्पक्ष होता है, वो बस एक टूल है, एक औजार है, और उसका इस्तेमाल इंसान तय करता है कि वो अच्छा होगा या बुरा। लेकिन इन सब ऐतिहासिक घटनाओं को सुनने के बाद, इतिहास के इस पूरे सफर की गहराई को देखने के बाद, एक बहुत गंभीर सवाल दिमाग में आता है। वो क्या? एक वैज्ञानिक किस बिंदु पर जाकर ये कहने का अधिकार खो देता है कि मेरा काम तो सिर्फ प्रयोगशाला में गणित के फॉर्मूले सुलझाना है, बाकी दुनिया उसका क्या करती है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। जब कोई अपनी ही मेज पर बैठकर ये साफ साफ देख पा रहा हो कि उसके द्वारा खोजा गया विज्ञान पूरी दुनिया को पल भर में भस्म कर सकता है, तो क्या केवल अज्ञानता या वैज्ञानिक तटस्थता का बहाना काम आ सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या विज्ञान कभी सच में नैतिकता से अलग हो सकता है? श्रोताओं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। द डीप डाइव के इस सफर में आज के लिए बस इतना ही।